Learno World. Let's learn with animation. नमस्कार बच्चों, तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है बनारस और इसे कवि केदारनाथ द्वारा लिखा गया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। इस कविता की पहली पंक्तियां हैं। इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुआ डी की तरफ से उड़ता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। कवि बताता है कि बनारस शहर में वसंत का आगमन अचानक से ही हो जाता है। कवि ने देखा है कि यहाँ जब वसंत आता है तब बनारस के लहर तारा या मडुआ डी, ये दोनों जगहें हैं बनारस में। लहर तारा और मडुआ डी मोहल्ले की ओर से धूल भरी आंधी उड़ती है। उस समय यह धूल इस पुराने महान शहर के प्रत्येक हिस्से में समा जाती है। धूल की किरकिराहट हर किसी की जीभ पर महसूस होने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बनारस में वसंत के मौसम में आंधी के कारण संपूर्ण वातावरण धूल से भर जाता है। इस धूल के साथ यहाँ वसंत का प्रारंभ हो जाता है। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। जो है वह सुख बुकाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ। आदमी दशाव मेघ पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। भी आगे कहता है कि जब बनारस के वातावरण में वसंत की हवा चलती है तो जो है अर्थात जो अस्तित्वमान है उसमें सुख बुगाहट का अर्थ है जागने की क्रिया, यानी उसमें जागृत होने लगती है। जो अस्तित्वमान नहीं होता है अर्थात जिसमें चेतना का रूप दिखाई नहीं देता है उसमें भी नया अंकुरण होने लगता है। वह परिवर्तन पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। लोग विगत असफलताओं के बीच में भी एक नई उमंग और नए संकल्प से भर उठते हैं। इस प्रकार पूरे वातावरण में नया उल्लास आ जाता है, नए जीवन का संचार होने लगता है। दशाश्व में घाट पर जाने वाला हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि गंगा नदी को स्पर्श करता हुआ घाट का आखिरी पत्थर कुछ और नरम हो गया है। उसकी कठोरता में कमी आ गई है, अर्थात पाषाण हृदय व्यक्ति के व्यवहार में भी सहजता आ जाती है। इसका अर्थ है यदि किसी व्यक्ति जिसका हृदय कठोर हो उसका हृदय भी नर्म होने लगता है, अर्थात कोमल हो जाता है। घाट पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अलग प्रकार की नमी सी दिखाई देने लगती है। पाठ की आगे की पंक्तियां ये रहीं। तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है। यह शहर इस तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इन पंक्तियों में कवि प्रश्न पूछता है कि क्या तुमने कभी खाली कटोरों में वसंत का उतरना देखा है? अर्थात बनारस में वसंत के समय भिखारियों तक के चेहरे पर चमक आ जाती है, क्योंकि भीख मिलने के कारण उनके खाली कटोरे भरने लगते हैं। कवि कहता है कि यह शहर इसी तरह खुलता है, अर्थात यहाँ हर दिन की शुरुआत ऐसे ही उल्लास के साथ होती है। हर दशा में प्रसन्न रहना बनारस का चरित्र है। इसके साथ साथ यह शरीर इसी तरह खाली भी होता रहता है। भरने और खाली होने का यह सिलसिला चलता रहता है। यहाँ प्रतिदिन शवों को उठाकर कंधों पर लाने का सिलसिला चलता रहता है। लोग अंधेरी गली से निकलकर चमकती हुई गंगा की तरफ शवों को ले जाते हैं, अर्थात वे मृत्यु रूपी अंधकार से मोक्षदायिनी गंगा के पास शव को ले जाकर मृतक का दाह संस्कार करते हैं। इस प्रकार कहीं खुशी तो कहीं गम की अनुभूति होती रहती है। इन दोनों का मिला जुला रूप बनारस, यह सिलसिला प्राचीन काल से चलता आ रहा है। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे। शाम धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बदती है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों बरस से। यहाँ कवि बताता है कि बनारस में धूल धीरे धीरे उड़ती है,
यहाँ लोग धीरे धीरे चलते हैं। मंदिर और घाटों पर घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं। यहाँ शाम भी धीरे धीरे होती है, अर्थात हर काम को धीरे धीरे करना बनारस की जीवन शैली का हिस्सा है। यहाँ हर काम अपनी रौ में होता है। ये कामों का धीरे धीरे होना यहाँ स्वाभाविक चरित्र है। यहाँ एक सामूहिक लय है। यह सामूहिक गति ने पूरे शहर को मजबूती से बांध रखा है। इसी मजबूत बंधन के कारण यहाँ कुछ भी गिरता नहीं, कुछ भी हिलता नहीं। जो चीजें जहाँ पर थी वह अभी भी वहीं पर रखी हुई है। गंगा भी वही है, अर्थात गंगा के प्रति लोगों का आस्था और श्रद्धा उसी प्रकार बनी हुई है जो पहले थी। नाव भी वहीं पर बंधी है। सैकड़ों वर्षों से तुलसीदास जी की खड़ाऊ भी वहीं पर रखी हुई है। भाव यह है कि सैकड़ों वर्षों से बनारस के चरित्र में कोई भी बदलाव नहीं आया है। पुराने मूल्य, पुरानी मान्यताएं, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, सभी कुछ अभी भी धरोहर की तरह सुरक्षित है। काशी की प्राचीन आध्यात्मिकता और भव्यता अभी उसी प्रकार बनी हुई है। की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। कभी सही साँझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। कहता है कि कभी संध्या के समय बिना किसी सूचना के बनारस शहर में प्रवेश कर जाओ और आरती के प्रकाश में इस शहर को देखो। तब तुम्हें कई आश्चर्यजनक चीजें दिखाई देंगी। तब तुम्हें दिखाई देगा कि यह शहर आधा जल में है, आधा मंत्र में, मतलब मंत्रोच्चारण सुनाई पड़ता है। आधा शहर फूल में है, अर्थात संध्या के समय मंदिर घाटों पर बनारस शहर जल, मंत्र और फूल भगवान की आरती करते हुए भक्ति में सराबोर दिखाई देते हैं। सराबोर का अर्थ है गीला होना, यानी जल, मंत्र, फूल भगवान आरती करते हुए सभी भक्ति में पूरी तरीके से लीन होते हैं। यहाँ गीले का अर्थ है लीन होना। इस समय घाटों पर चिता की अग्नि भी दिखाई दे जाती है। इस प्रकार बनारस शहर आधा शव में नजर आता है, आधा शहर नींद में खोया प्रतीत होता है, तो आधा शहर शंख की ध्वनि में जागता प्रतीत होता है। अर्थात इस शहर में कहीं नींद की बोझिलता है तो कहीं पूजा पाठ का जागरण है। कवि कहता है कि यदि तुम ध्यान से देखो तो यह शहर आधा है और आधा नहीं है, अर्थात आधा बनारस प्राचीन संस्कृति के अनुरूप अपना स्वरूप बनाए रखा है। आधा नहीं है से यह तात्पर्य है कि इस शहर में प्राचीनता और आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता यानी नए ज़माने के साथ साथ चलने का भी समावेश हो रहा है। यानी कि नए ज़माने के साथ साथ पुरानी सोच, प्राचीनता और आध्यात्मिकता के साथ साथ चलने का भी युग रहा है। आगे की पंक्तियां यह रहीं। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलचित सूर्य को देता हुआ अर्ध। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। कवि कहता है कि बनारस में जो विद्यमान है वह बिना किसी खंबे के खड़ा है। यहाँ की प्राचीनता, आध्यात्मिकता, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, सामूहिक गति आदि सभी कुछ बिना किसी सहारे के अपने आप ही बने हुए हैं। यह सब विरासत के रूप में जनजीवन में समाये हुए हैं। इसी प्रकार काशी का मिथकी यानी पारंपरिक रूप बिना किसी सहारे के सुरक्षित है। यह बनारस शहर जो खड़ा है उसे गंगा में बहती हुई मुर्दों की राख, रोशनी की ऊंचाइयों के स्तंभ, दहकती आग की लपटों के स्तंभ, धुएं के ऊपर उठती हुई ऊंचाइयां, खुशबू की ऊंचाइयां, प्रार्थना के लिए ऊपर उठे हुए हाथ इस शहर को संभाले हुए हैं। इसी अलचित सूर्य, अलचित का अर्थ है जिसकी ओर किसी का लक्ष्य ना हो,
किसी अलक्षित सूर्य को यह शहर शताब्दियों से अर्घ देता चला आ रहा है। अर्घ का अर्थ होता है जल चढ़ाना। जब किसी देवता के सामने दिए जाने वाले जल को हम अर्घ कहते हैं। किसी अलक्षित सूर्य के सामने यह शहर शताब्दियों से अर्घ देता चला आ रहा है। यह शहर गंगा में एक टांग पर खड़ा होकर प्रार्थना में लीन है। उस समय उसका दूसरा पैर की ओर ध्यान नहीं जाता है। बनारस की प्राचीनता एवं आध्यात्मिकता अपनी भव्यता के साथ स्थिर है। आगे की जो कविता हम पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है दिशा। इसे भी केदारनाथ जी द्वारा लिखा गया है। इस कविता में कवि एक बच्चे से पूछता है कि हिमालय किधर है। उसका बाल सुलभ उत्तर कवि को कुछ सोचने को विवश कर देता है। तो चलिए अब हम इस कविता की पंक्तियों पर ध्यान देते हैं। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने देखा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। कवि स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते एक बच्चे से पूछता है कि बताओ हिमालय किधर है। बच्चा पतंग उड़ाने में व्यस्त है, अतः वह भागती पतंग की दिशा की ओर उसे इशारा करके बताता है कि हिमालय उधर की ओर है। उसे तो हर चीज पतंग की दिशा में प्रतीत होती है। कवि कहता है कि मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है, अर्थात कवि को यह ज्ञान हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना यथार्थ होता है, यानी कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सच्चाई होती है, अतः अपना अपना विश्वास होता है। बच्चे दुनिया को अपने ढंग से देखते हैं, अनुभव करते हैं, उनका लगाव अपनी दुनिया से होता है। कवि को यह बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है, यानी बच्चे का यह चरित्र, बच्चे की यह बातें कवि को मोह लेती हैं। हम भी बच्चों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Explanation by Anshika Ma'am. Subscribe to learn O World in